Assalamu alaikum. Today is our second lecture regarding the alimentary system or the gastrointestinal tract, and in this lecture we will discuss the development of the duodenum and the stomach and gallbladder and all the ducts like the hepatic duct, the cystic duct, etc. Okay, so first of all we will see the development of the duodenum. So the duodenum, it will develop in the early in the fourth week, and it will develop from both the foregut and also from the midgut. Okay, तो ये duodenum है ना, ये फोर्थ वीक में हमारे पास develop होगी from the caudal part of the foregut and the cranial part of the midgut. मतलब कि जो फोरगट का जो लास्ट पार्ट है उससे और जो मिडगट का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना उससे, उन दोनों पार्ट से मिलके तो ये ड्यूटेनम हमारे पास बनेगी। ठीक है, और ये जहाँ पे इन दोनों पार्ट्स का है ना, ये जो जंक्शन है यहाँ पे इसका जो फोरगट और मिडगट के पार्ट का जंक्शन है, उस पार्ट से हमारे पास निकली होगी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट को हम नेक्स्ट में गॉल ब्लैडर के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखें कि बाइल डक्ट कहाँ से निकली है, उन दोनों के जंक्शन से निकल रही है। ठीक है, developing duodenum it will grows rapidly forming a C shaped loop that projects ventrally। तो पहले जो होती है ना duodenum हमारे पास, ये देखें इस तरह से। अब आप सपोज करें, ये मैंने कल भी पढ़ा था, ये स्टमक था, स्टमक के नीचे इस तरह से ना ये पूरी एक ट्यूब थी ना, तो ये ट्यूब जो है ना, ये पार्ट ये duodenum बनेगा जो वाइट में है। तो फिर क्या होगा, duodenum की डेवलपमेंट ना, ये पहले इस तरह स्ट्रेट होगी, फिर एक C शेप जो सी शेप बन जाएगी इस तरह से, और विच विल प्रोजेक्ट वेंट्रली। तो वेंट्रली मतलब कि दिस वाज द वेंट्रल साइड, तो मतलब ऊपर को आएगी, आगे को आएगी एंटीरियरली। तो इस तरह से एंटीरियरली जो है ना, ये देखें ऐसे एक सी शेप बन जाएगी इसकी। और जब हमारे पास होगा स्टमक की रोटेशन, हमने पहले पढ़ी है 90 डिग्री की रोटेशन, तो इसकी भी साथ, क्योंकि ये देखो स्टमक के साथ अटैच है, तो इसकी भी 90 की रोटेशन होगी। तो ड्यूडेनल लूप ऑल्सो रोटेट टू राइट एंड इट विल प्रेस्ड अगेंस्ट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इन अ रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। तो ये देखिए बिफोर रोटेशन इस तरह पड़ा हुआ था ये। अब देखें हमने पढ़ा था ये थी इसकी स्टमक की राइट साइड और ये थी लेफ्ट साइड, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो अब जब इसे रोटेट करना है टुवर्ड द राइट ऐसे 90 डिग्री के ऊपर, ये देखें, तो ये जो राइट थी, अब ये देखिए ये कहाँ चली गई है, ऑन द डॉर्सल साइड या फिर पोस्टीरियर साइड, मतलब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये ड्यूडेनम जो है ये भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ चली जाएगी, जाकर अटैच हो जाएगी, और इसको अब यहाँ पे जाके ये बन जाएगी रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, ये पॉइंट है, हमें याद रखना है कि ये ड्यूडेनम है ना, ये रेट्रोपेरिटोनियल पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये फोरगेट और मिडगेट दोनों से मिलकर बन रही है, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी सिलिक ट्रंक से भी आ रही होगी और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से भी आ रही होगी। ड्यूरिंग द 5th and the 6th week, the lumen of the duodenum is obliterated due to the epithelial cell proliferation, then vacuolation occur as epithelial cells degenerate and then recanalization occur। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्लिनिकल्स है ना, ये सारे इसी से रिलेटेड है हमारे। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5th और 6th वीक में जो हो गया हमारा ड्यूडेनम, उसका जो ल्यूमेन है वो ऑब्लिटरेट, मतलब कि वो जो है ब्लॉक हो जाएगा एक टाइप का बाय द एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। ये देखें, ये थी ड्यूडेनम की वॉल्स ये वाली। ठीक है, इसमें देखें ये जो येलो कलर में ये एपिथेलियल सेल्स है, इसका एक प्लग बन गया, इन्होंने इसको जो है ड्यूडेनम को ब्लॉक कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऑब्लिटरेशन, ये मैंने साथ में क्रॉस सेक्शन व्यू भी दिखाया हुआ है, देखें ये पूरा उसका ऑब्लिटरेट हो चुका है। फिर क्या होगा, जो ऑब्लिटरेट ड्यू टू द एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन देन वैक्यूलेशन अकर। वैक्यूलेशन क्या मतलब है कि इसमें जो है ना, यहाँ पे वैक्यूल्स बना शुरू होगा छोटे छोटे। देखिए ये व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर ये जो एपिथेलियल सेल्स इनके अंदर वैक्यूल बनेगा, ये जो वैक्यूल है ना, ये एपिथेलियल सेल को डिजनरेट करेंगे। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू भी देखें, तो ये देखें अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल बनेंगे। तो जैसे इनको डिजनरेट करेंगे फिर होगी रिकैनलाइजेशन। रिकैनलाइजेशन क्या होती है, मतलब कि पैसेज की आप कह लें कि एक क्लियरेंस होती है। तो वो देखें ये जो वैक्यूल्स है इसको डिजनरेट करेंगे, ये देखें इस तरह से, फिर एक नॉर्मल ल्यूमेन बन जाएगा, नॉर्मल पैसेज। ये इसका क्रॉस सेक्शन में भी देखें तो ये देखो ये नॉर्मल ल्यूमेन बन गया हमारे पास, और यहाँ से फिर जो है वो फ्लो होना ड्यूडेनम में से स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्लिनिकल जो है वो इसी की बेस पे है। तो आपने इस डायग्राम से इसको याद कर लेना है कि वैक्यूलेशन और रिकैनलाइजेशन। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल्स के ऊपर। तो हमारे पास क्लिनिकल में है पहला है जी ड्यूडेनल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब कि इसकी जो पार्शियल ऑक्लूजन हो जाना। तो ये किस वजह से होगी, इट विल बी पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ द ड्यूडेनल ल्यूमेन। तो ड्यूडेनल के जो ल्यूमेन है ना उसकी पार्शियल ऑक्लूजन होगी। रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकैनलाइजेशन ड्यू टू द डिफेक्टिव वैक्यूलेशन, मतलब कि वैक्यूलेशन डिफेक्टिव होगी, कम वैक्यूल्स बनेंगे, कम रिकैनलाइजेशन होगी, तो फिर जो है वो ल्यूमेन भी नैरो होगा। अब ये मैं डायग्राम बनाई हुई है, देखें पहले तो यही होगा, उसके बाद देखें इसमें क्या है कि वैक्यूल्स कम बन रहे हैं, देखिए सिर्फ थोड़े से वैक्यूल्स हैं, जिसके बाद वैक्यूल्स कम हो गए। तो अब इसकी यानी कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये जुड़ा रह जाएगा, वहीं पे जो है वो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स मौजूद रहेंगे, वो खत्म डिजेनरेट नहीं होंगे। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है ल्यूमेन वो देखिए बहुत नैरो सा है, इसमें नैरो ल्यूमेन है हमारे पास, स्टेनोसिस हो चुकी है।
ठीक है। अब ये जो है स्टेनोसिस ये किस इट विल मोस्टली अकर इन द थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में हमने एनाटॉमी में पढ़े थे 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये थर्ड या फोर्थ पार्ट के अंदर मोस्टली हो रही होती है। ठीक है। एंड स्टमक कंटेंट्स विद द बाइल और वॉमिट, ये इसका सिम्टम है कि जिनमें ये होगी ना ड्यूडेनल स्टेनोसिस, वो जो है ना वो जो बेबीज़ होंगे, इन्फेंट्स होंगे, वो जो है वो स्टमक के कंटेंट और साथ में जो बाइल होगी उन सबको वॉमिट कर देंगे बाइल। ठीक है। अब हम आते हैं ड्यूडेनल एट्रेजिया, सेकंड क्लिनिकल। एट्रेजिया का मतलब होता है कि कंप्लीट ब्लॉक हो देना उसका। ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यूडेनल एट्रेजिया। इट इज़ अ कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ द ड्यूडेनल ल्यूमेन। तो ल्यूमेन जो है वो कंप्लीटली जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब ये किस वजह से हो रही होगी? रिजल्ट फ्रॉम द कंप्लीट फेलियर ऑफ द रिकैनलाइजेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैक्यूलेशन, मतलब कि वैक्यूल्स नहीं बढ़ेंगे, वैक्यूलेशन होगी नहीं, तो वैक्यूलेशन नहीं होगी तो हमारे पास रिकैनलाइजेशन नहीं होगी, रिकैनलाइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो है वो ल्यूमेन क्लियर नहीं होगा। अब अभी इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये मैंने इससे ये जो सेकंड स्टेप है ये ड्रॉ किया हुआ है। देखिए इसमें वैक्यूल्स नहीं बने, क्रॉस सेक्शन में भी देख लें वैक्यूल्स बने नहीं है, वैक्यूल्स नहीं बने, देखिए यहाँ पे सेपरेशन इनकी हुई नहीं है, वो जो एपिथेलियल सेल थे वो डिजेनरेट हुए ही नहीं बिल्कुल, तो वो उसकी वजह से देखो ये कंप्लीट इसके यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुकी है। एंड इट विल मोस्टली अकर एट द हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के पे ये मोस्टली हो रहा होगा। ये क्या है एम्प्यूला? इट इज़ द जंक्शन ऑफ द बाइल एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट। जहाँ पे बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलती है ना, ये आपको मैंने ग्रॉस एनाटॉमी में एक्सप्लेन किया था कि बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर तो ड्यूडेनम में आके ओपन अप हो रही होती हैं बाय दी मेजर ड्यूडेनल पैपिला। तो ये उस पॉइंट के ऊपर जो है वो मोस्टली इसकी एक्यूमुलेशन हो रही होती है। ये सेकंड पार्ट के अंदर होता है सारा कुछ। उसके सिम्टम्स भी आए तो हमारे पास है जी वॉमिटिंग फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ एंड इट विल आल्सो कंटेन बाइल, मतलब कि बिलस एमिसिस होगा, मतलब कि बाइल के साथ जो है वो स्टमक के कंटेंट्स की वॉमिटिंग हो रही होगी। देयर विल डिस्टेंशन ऑफ द एपिगैस्ट्रियम, मतलब कि जो स्टमक वाला रीजन है उसकी डिस्टेंशन हो चुकी है, क्योंकि अब देखो स्टमक और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ड्यूडेनम का वो भर चुके हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो फिल हो चुके हैं, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे डिस्टेंशन हो चुकी है। उसके बाद जो है नॉन बिलस एमिसिस कैन ऑल्सो कर, मतलब कि अगर उसमें वो बाइल की नहीं ना है कंटेंट और वो वॉमिटिंग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको भी ये ड्यूडेनल एट्रेजिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, फिर भी हो सकता है, क्योंकि अगर क्या पता जो ब्लॉकेज है ना वो जहाँ से बाइल ओपन अप हो रही है उससे प्रॉक्सिमल हो चुकी है ब्लॉकेज। ठीक है। इन्फेंट विल आल्सो हैव डाउन सिंड्रोम, मतलब 1/3 जो जिनको डाउन सिंड्रोम है उनको साथ में ये डिजीज़ भी होगी। उसके बाद जो है वो पॉलीहाइड्रोमिनस, मतलब कि अब जो है एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड है कि अब वो ड्यूडेनम ब्लॉक हो चुकी है तो स्टमक में से वो जा ही नहीं रहा आगे, जो एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा, तो फिर जो है वो बाहर जो है एमनियोटिक कैविटी में एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमिनस हो जाएगा उसको। ठीक है। इसकी भी डायग्नोसिस क्या है कि डबल बबल साइन ऑन द अल्ट्रासाउंड या फिर रेडियोग्राफ्स के ऊपर जो है वो डबल बबल्स, मतलब कि बबल्स जो है ना वो आ रहे होंगे। और ये बबल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो ना कि स्टमक में एक्यूमुलेशन होगी, ब्लॉकेज होगी, तो उसमें जब वो गैस बबल्स बन जाएगी तो वो जो हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आएंगे। ये इसकी डायग्नोसिस है। तो होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब जो है वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ द लिवर एंड द बाइलरी अपरेटस। बाइलरी अपरेटस क्या होता है हमारे पास जी कि हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर या फिर जो बाइल डक्ट उसको हम कहते हैं बाइलरी अपरेटस। So they will arise as the ventral endodermal outgrowth from the distal part of the foregut in the 4th week as hepatic diverticulum। तो ये जो है ना हमारे पास जो फोरगट का डिस्टल पार्ट है जहाँ पे हमारे पास ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही ये एक आउटग्रोथ निकली है, उसको हम कहेंगे हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, और वो वेंट्रल साइड पे निकलेगी एंडोडर्मल आउटग्रोथ। ये देखिए ये हमारे पास आ रही थी जो गट ट्यूब, ये हमारे पास क्या है यहाँ ये पूरी एरिया जहाँ आप समझ जहाँ पे हमारे वो आता है बनता है हमारे पास यहाँ पे आप देखें ना कि इस पार्ट के ऊपर यहाँ से एक आउट ग्रोथ निकलेगी। ये पार्ट सब जहाँ से वहाँ पर ड्यूडेनम बन रही थी, सॉरी मुझे याद नहीं सारे, यहाँ पे ड्यूडेनम बन रही, तो ड्यूडेनम से एक आउट ग्रोथ निकलेगी, उसको हम कहेंगे हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, उसी से हमारे पास ये सब कुछ बनेगा। ये जो है ना अभी अब ये भूल जाएगा नेक्स्ट पार्ट, इस इतने को देखें ये वाला जो, तो यहाँ से ये देखिए एक आउट ग्रोथ, इसको हम कहेंगे डाइवर्टिकुलम को कहते हैं आउट ग्रोथ है, एक आउट पाउचिंग है वो निकलती है। दिस डाइवर्टिकुलम विल ग्रो एंड इन्वेड द सेप्टम ट्रांसवर्सम विच फॉर्म्स द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम इन दिस रीजन। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम से क्या बनता है? डायफ्राम। तो ये जो ना ये डायफ्राम की तरफ इस तरह से ऊपर को मूव करना शुरू होगी और उसको इन्वेड करेगी, और ये डायफ्राम जो है ये बना रहा था हमारे पास वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, यहाँ जो वेंट्रल मिसेंट्री है, ठीक है, इसकी ड्यूडेनम की और स्टमक की। ठीक है। तो अब ये जो है ना डाइवर्टिकुलम, ये जो थी हमारे पास हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स एज इट ग्रोज बिटवीन द लेयर्स ऑफ द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। तो जैसे ही ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम के पास जाएगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। एक पार्ट होगा हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, एक में हो जाएगी प्रीमोडियल ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये जिस ऑरेंज इज द हिपैटिक डाइवर्टिकुलम एंड दिस ग्रीन इज द प्रीमोडियल ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो हिपैटिक डाइवर्टिकुलम इट विल द लार्जर पार्ट एंड इट विल द क्रेनियल, देखिए ना कि हेड साइड पे है। और ये जो है प्रीमोडियम ऑफ गॉल ब्लैडर, ये जो है ये काउडल पार्ट होगा और ये स्मॉलर होगा। तो ये जो है हिपैटिक डाइवर्टिकुलम इट विल फॉर्म्स द लिवर और एंड दिस प्रीमोडियल गॉल ब्लैडर इट विल फॉर्म्स द गॉल ब्लैडर। इन दोनों से लिवर बनेगा, इससे गॉल ब्लैडर, ये देखिए यहाँ पे लिवर और गॉल ब्लैडर बन चुका है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लिवर के ऊपर। लिवर एक्चुअल में लिवर की जो स्ट्रक्चर है कुछ वो किस तरह से बन रही है। Fibrous and the hematopoietic tissues of the liver are derived from the mesenchyme in the septum transversum। तो ये जो septum transversum है, ये लिवर के फाइब्रस टिश्यूज़ और हिमेटोपोइटिक टिश्यूज़ जो हैं वो सेप्टम ट्रांसवर्सम बना रहा होगा। वाइल द कफर सेल्स, जो लिवर के कफर सेल्स होते हैं वो जो है वो अम्बिलिकल वेसिकल से आ रहे होंगे लिवर के अंदर। उसके बाद है ये हिमेटोपोइसिस विल बिगिंस ड्यूरिंग द 6th वीक विद द सेल्स फ्रॉम द डॉर्सल आउटा। ठीक है। अब क्योंकि लिवर आपको पता है कि जो फीटस में जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर लिवर जो है वो ब्लड बना, हिमेटोपोसिस कर रहा होता है, ब्लड सेल्स बना रहा होता है। ठीक है। तो जो है ये 6th वीक में स्टार्ट हो चुकी होगी और उसके लिए जो सेल्स है वो डॉर्सल आउटा से आ रहे होंगे। और जब ये लिवर हिमेटोपोसिस कर रहा हो तो लिवर इट विल बी नाउ ब्राइट रेडिश, क्योंकि ब्लड सेल्स बना रहा है ना। एंड बाइल फॉर्मेशन बाय द हेपेटिक सेल विल स्टार्ट इन द 12th वीक। और 12th वीक में जो है लिवर जो है वो बाइल फॉर्मेशन भी शुरू कर देगा। अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लिवर के रिगार्डिंग। मैंने कहा था जैसे सेपरेट होंगे तो आप लोगों को याद करने ये पॉइंट MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लिवर की रैपिड ग्रोथ होती है इट विल बिटवीन द 5th to 10th वीक के अंदर जो है वो रैपिडली ग्रो करता है। लिवर का जो हमारे पास राइट लोब है वो लार्जर होता है। और ड्यूरिंग द 9th वीक द लिवर काउंट्स फॉर द 10% ऑफ द बॉडी वेट। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड ब्लड कम्स इन द लिवर बाय द अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो है ये लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अम्बिलिकल वेसिकल जो मदर की बॉडी से, और ये जो है वो डायरेक्टली सबसे पहले आ रहा होता है हमारे पास लिवर के अंदर। फिर हम आते हैं जी गॉल ब्लैडर के ऊपर। तो गॉल ब्लैडर इट इज़ अटैच्ड बाय अ स्टॉक ऑफ डाइवर्टिकुलम कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट। तो ये देखिए ये था गॉल ब्लैडर, इट विल बी नाउ अटैच बाय अ कॉर्ड ऑफ डाइवर्टिकुलम। ये देखिए ये जो है ना ये कॉर्ड, इसको हम क्या कहेंगे सिस्टिक डक्ट। इस तरह लिवर जिस कॉर्ड से अटैच है उसको हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर के इस कॉर्ड को हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट। अब हम आते हैं इन डक्ट्स के ऊपर ही। तो स्टॉक कनेक्टिंग द हिपैटिक एंड द सिस्टिक डक्ट ड्यूडेनम इज बाइल डक्ट। अब ये जो है हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को जो आके ड्यूडेनम के साथ अटैच करिए, इसको ये होगी हमारे पास बाइल डक्ट। एंड द बाइल एंटरिंग टू द ड्यूडेनम आफ्टर द 13th वीक गिव्स मिकोनियम अ डार्क ग्रीन कलर डिस्चार्ज। तो ये जो अब जो बाइल है आफ्टर 13th वीक जो कि ड्यूडेनम में आकर डिस्चार्ज हो रही है उसको हम कहेंगे मिकोनियम। मिकोनियम कहता है कि ये जो है इंटरसेलुलर डिस्चार्ज होगा जो कि डार्क ग्रीन कलर के अंदर होगा। ये फिटस का ही होता है उसकी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी में। ठीक है। उसके बाद ना आप लोग इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स याद कर लें क्योंकि वो मैं नेक्स्ट में हेल्प करें पैंक्रियाज के डेवलपमेंट के। तो वो है ये देखें, ये हमारे पास है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड और ये है डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड। तो इन दोनों को आप लोग ना अभी याद कर लें कि ये किन किन जगह पर पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पैंक्रियाज पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें हेल्प करेंगे। नाउ उसके बाद ये लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स के ये मिजेंट्रीज़ है। तो मिजेंट्रीज़ जो है वो एक्चुअली तो मैंने आपको ग्रॉस एनाटॉमी में एक्सप्लेन की हुई है फिर, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कि जो वेंट्रल मिजेंट्री है ना इसकी, जो कि उसको एंटीरियर वॉल के साथ अटैच करी होती है स्टमक को और ड्यूडेनम को। इसके बाद होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है लेसरोमेंटम, एक होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लेसरोमेंटम जो है इट विल अटैच द लिवर विद द लेसर कर्वेचर एंड द ड्यूडेनम। तो ये लिवर को जो है वो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के साथ अटैच करी होगी और उसको अटैच करी होगी हमारे पास ड्यूडेनम के साथ। तो जो उसको लेसर कर्वेचर जोड़ा उसको हम कहेंगे हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, और जो ड्यूडेनम से कर रहा होगा उसको हम कहेंगे हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। ये कंप्लीटली चाहे ग्रॉस एनाटॉमी का पॉइंट है, यहाँ पे आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। एक होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो कि इस लिवर को अटैच करा होगा जाके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है, वेंट्रल वॉल के साथ, और इसी से जो अम्बिलिकल वेन पास होकर तो लिवर तक जा रही होती है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि जो बाइल डक्ट है इज अटैच टू दी वेंट्रल एस्पेक्ट बट आफ्टर रोटेशन इट इज़ कैरी टू डॉर्सल। तो स्टार्टिंग में जब ये है ना ये बाइल डक्ट ये जो है ड्यूडेनम के वेंट्रल एस्पेक्ट पे अटैच होगी, लेकिन जब ड्यूडेनम की रोटेशन होगी, हमने पढ़ी है रोटेशन की वजह से जो बाइल डक्ट है ना अब ये घूम के तो उसके बैक साइड पे उसकी जो है ना डॉर्सल सरफेस वहाँ पे चली जाएगी बाद में। ये स्ट्रक्चर यहीं पे रहेगी, लेकिन ये जो बाइल डक्ट है ये उसकी डॉर्सल साइड पे चली जाएगी। अच्छा, ये है जी इसके रिगार्डिंग क्लिनिकल इसकी डेवलपमेंट की, जिसको हम कहेंगे जी एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एट्रेजिया। तो इसमें है जी बाइलरी एट्रेजिया मतलब कि जो एक्स्ट्रा हिपैटिक जो है ना ये बाइल डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है,
हेपेटिक डक्ट इनकी कोई एट्रेजिया मतलब इनकी कोई ब्लॉकेज होता है ना, तो वो है जी, अगर देखो बाइल डक्ट होगी तो ये किस पॉइंट के ऊपर हो रही होगी, इट अकर सुपीरियर टू द पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस जो है ये लिवर के ऊपर एक ग्रूव होता है, ये उस पॉइंट पे हो रही होगी, इट कैन कॉज द जॉन्डिस। उसके अलावा जो सिस्टिक जो डक्ट है इसकी भी हो सकती है ब्लॉकेज हमारे पास, तो उससे भी क्या होगा, गॉल ब्लैडर एजेंसी मतलब कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन खत्म हो जाएगा, वो काम करेंगे। जब ये डक्ट यहाँ से ब्लॉक हो गया तो गॉल ब्लैडर बेचारा कैसे फंक्शन करेगा। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। अभी भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।